पर्सनल डेवलपमेंट में ये चीज़ें अपनी लाजिम कर लें। सबसे पहले अपना गेटअप, अपनी अपीयरेंस, अपनी अखलाक को अच्छा कर लें, गुड बिहेवियर अपना लें। और तीसरी चीज़ क्या थी? रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस। क्योंकि आपका डायरेक्ट जो ताल्लुक़ होता है, डायरेक्ट डीलिंग जो होती है वो पब्लिक के साथ होती है। अगर आपके पब्लिक रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो आप कभी एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। इसके बाद बात आती है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की, ख़ुद एतमादी की, कि एक टीचर के लिए ख़ुद एतमादी आपको पता है बहुत ज़रूरी है। अगर ख़ुद एतमादी ना हो, वो यहाँ पे खड़ा हो, हाथ काँप रहे हों, टांगें काँप रही हों और वो बोल ना सकता हो, ज़ुबान लड़खड़ा रही हो, जो जहन में हो स्टेज पे आने से भूल जाए, तो ये एक टीचर नहीं हो सकता। और पर्सनल डेवलपमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। एग्री हैं? पर्सनल डेवलपमेंट रास्त तनासुब होता है ख़ुद एतमादी का, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का, कि जितनी पर्सनल डेवलपमेंट बढ़ती चली जाएगी उतना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। इसकी मिसाल दूँ, आप इसको ख़ुद ट्राई कर सकते हैं, शायद किसी ने किया भी हो। आप किसी दिन स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए शूज़ के अंदर जो सॉक्स पहने ना, वो एक फटी हुई पहन लें। जो अंदर सॉक्स पहनी नज़र नहीं आ रही, बस एक सॉक्स उसमें से एक जो है वो थोड़ा सा सुराख हो वो पहन लें। आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें, अगले दिन आप नई सॉक्स पहन के जाएं और दोनों दिनों का फ़र्क अपने कॉन्फिडेंस में देख लें। अब अगर मेरे कोट के अंदर शर्ट है, नज़र नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा इसके यहाँ दाग होगा, यहाँ फटी हुई होगी, क्या होगा, लेकिन अगर ये होगी तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था कि पर्सनल डेवलपमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। इसके बगैर आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए दो फार्मूले आपको देता हूँ, मेरे टीचर ने दिए थे। मेरा यही हाल था, मैं जब जाता था स्टेज पे तो मेरी टांगें कांपती थीं, मैं बोल नहीं पाता था, लेकिन वहाँ से उठकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बार नेशनल और 1 बार इंटरनेशनल गोल्ड मेडल ले चुका हूँ स्पीच कंपटीशन में। और आपको पता है स्पीच स्टेज पर जाके ही करना पड़ती है, और वो भी अरेबिक स्पीच में। तो ये कैसे हुआ? मेरे टीचर ने मुझे 2 बातें बताई थी, अब मैंने उनको अपना लिया था। अपनी डायरी के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, जब कहीं जाता हूँ उसको पढ़ के जाता हूँ। वो आप लिख लें, आप ये पेज अपने पास रखेंगे तो आपको वो बातें काम देंगी। जब भी कहीं पे जाएं, क्लास में जाएं, किसी स्टेज पे जाएं, तो अपने दिल में अगर वहाँ पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ नारा लगा दें, तो अपने दिल में ये खुद ठान के जाएँ, दामन को बचा लो शोलों से मैं आग लगाने आया हूँ। ये जब आप खुद को कहेंगे ना, दामन को बचा लो शोलों से मैं आग लगाने आया हूँ, ये एक शेर का मिसरा है। आप ये खुद को कह लें, आप देखिएगा कि अगर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पूरी है, आप पर्सनैलिटी वाइज अपीयरेंस अच्छी है, आप सही तैयार होके गए, गेटअप अच्छा है आपका, तो आपको ये जुमला कितना आगे बढ़ाएगा। ठीक है? एक क्या है? दामन को बचा लो शोलों से। बोलिए, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, फिर बोलें, मैंने भी बहुत कुछ सीखना है आपसे। दामन को बचा लो, दामन को बचा लो। ऊंचा बोलें, टीचर्स हैं, आप बच्चों को नहीं कहते ऊंचा बोलें, चलें ऊंचा बोलें, शाबाश। दामन को बचा लो। देखें, मेरी अकेले की आवाज़ पूरे हॉल में जा रही है, आप सब की आवाज़ बमुश्किल मुझ तक पहुंच रही है। और दूसरी चीज़ है कि एक मुलाकात है, कभी भूल के दिखाना। एक मुलाकात है, कभी भूल के दिखाना। ये आपने ख़ुद को कहना है, अगर पॉसिबिलिटी हो तो स्टेज पे भी कह दें। जब ये 2 चीज़ें आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस का पहाड़ लेके स्टेज पे जाएंगे ना, तो किसी माई के लाल की ज़रूरत नहीं है कि आपके कॉन्फिडेंस को वो लूज़ कर सके। ये 2 चीज़ें अपने पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए, ये फार्मूलाज़ हैं जो मैंने ख़ुद ट्राई किए हैं, अपनी ज़िंदगी पे इनको इम्प्लीमेंट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्टेज पे खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ। और मेरी आज से 6 साल 5 साल पहले ये हालत थी कि आज से 5-6 साल पहले मुझसे स्टेज की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थी, इतनी टांगें काँप रही होती थी। सच बात बता रहा हूँ। लेकिन वहाँ से उठकर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल स्टेज तक गया हूँ और गोल्ड मेडल लेके आया हूँ, सिर्फ ये 2 फार्मूलाज और अपनी गेटअप वाली। मैंने पहले आपको बताया कि टीचर कभी कैजुअलिटीज़ में नहीं पढ़ता। जो बंदा कैजुअल हो जाए ना, वो ना प्रोफेशनल हो सकता है, ना पैशनेट हो सकता है। आपने कभी ओबामा को या ट्रंप को या किसी और बड़े वज़ीर आज़म या लीडर को इस प्रोफेशनल ड्रेस के बगैर देखा है?
तो आपको क्या लगता है वो हर वक्त यही पहने रखते हैं, 3 पीस 2 पीस? लेकिन जब वो कैमरे के सामने आते हैं या लोगों के सामने आते हैं तो उनका ये गेटअप होता है। कभी इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे 5 मिनट लेट भी हो जाए। लेकिन जब आप आदत डालेंगे तो वो लेट भी नहीं होंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कितनी देर पहले तैयार होना है। तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं कि आपने कैजुअलिटीज़ में नहीं पढ़ना। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए जो बंदा कैजुअलिटीज़ में चला जाए वो बंदा कभी एक, मैं तो कहता हूँ, अच्छा टीचर नहीं बन सकता। अगर उसके अंदर कैजुअलिटीज़ आ जाए, अगर उसके अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं है, तो मतलब उसको प्रोफेशन का पता ही नहीं है ना, वो अपने प्रोफेशन की इज़्ज़त करना नहीं जानता। और उसका प्रोफेशन क्या है? इल्म। और इल्म नूर है। जब बंदा उसकी इज़्ज़त नहीं करता वो कहता है जा बाढ़ में, मैं भी तेरी इज़्ज़त नहीं करता। उस दिल के बर्तन में वो इल्म नहीं आता फिर। इसलिए कहते हैं इल्म का अदब, इल्म का अदब, उसमें ये चीज़ शामिल है कि आप अच्छे तैयार हो गए। देखें ना, जब आप किसी लीडर से, किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं, किसी फंक्शन को अटेंड करने जाते हैं, तो आप अच्छा तैयार हो के जाते हैं। तो क्या आपकी या मेरी नज़र में उस फंक्शन की अहमियत इल्म से ज़्यादा है? तो फिर जब हम इल्म के लिए जा रहे हों तो क्यों ना हम उससे ज़्यादा बढ़ के तैयार होके जाएं। तो मैंने कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, पर्सनल डेवलपमेंट में और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। एक बंदा कोई खड़ा होके तो उनको दोहरा दे पॉइंट्स, बस जो पॉइंट्स लिखवाएं। गुड। मेल्स में से कोई एक बंदा जो मैंने चीज़ें लिखवाई हैं पॉइंट्स, वो दोहरा दें ऊंची आवाज़ में। ठीक है। गुड, ठीक है, बैठें। अच्छा, इसके बाद है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। पहली चीज़ तो होगी ना वही पर्सनल डेवलपमेंट, मैंने बताया कि वो रास्त तनाजुब है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के। आगे है महारत और मश्क, कि आप अपना जो आज टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस पे इतनी महारत रखते हों कि चाहे दुनिया का कोई बड़े से बड़ा प्रोफेसर आके सवाल कर ले उसको जवाब दे दें। जिस दिन आप ये तैयारी करके जाएंगे ना, उस दिन आप देख लें कि आपके कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा। और जिस दिन आप विदाउट प्रिपरेशन जाएंगे उस दिन आप अपने कॉन्फिडेंस का लेवल देख लें। और शायद आपने इस चीज़ को नोटिस किया हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। हाँ जी, स्किल होना चाहिए ना। एक तो है, इसमें फिर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक है व्हाट टू से, जो आप तैयारी करेंगे, व्हाट टू से, क्या कहना है, कौन सा टॉपिक है, पढ़ाना क्या है, प्लानिंग करनी है, लेसन प्लान बनाना है। उसके बाद है हाउ टू से, डिलीवरेंस ऑफ द वर्ड्स, कि क्या कहना है, उन अल्फाज को चूज़ करें, कौन से लफ्ज़ बोलने हैं। आपको पता है कि अच्छी बात भी अगर गलत अल्फाज में कही जाए तो वो असर नहीं करती, बल्कि उल्टा गलत असर कर देती है और बाज़ औक़ात वो मार भी पड़वा देती। और अगर बुरी बात भी अच्छे तरीके से कही जाए तो बाज़ औक़ात वो भी असर करिए, जो जिसे हम कहते हैं कि ये ब्रेन वॉशिंग होती है। ये ब्रेन वॉशिंग क्या होती है कि उनकी बात तो गलत होती है लेकिन तरीका उनका कैसा होता है, उनका वे ऑफ डिलीवरेंस कैसा होता है, इम्प्रेसिव होता है, और वो इंस्पायर कर देते बंदे को। और इसकी ज़रूरत कितनी है, और इसकी बाकायदा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, मश्क करनी चाहिए। इसकी ज़रूरत कितनी है। सचिन तेंदुलकर को जानते हैं ना सब, इंडिया का बहुत बड़ा प्लेयर क्रिकेट का। ये एक मैच में, आपको पता है कितना सीनियर प्लेयर है, ये शायद 2007 की बात है, इंडिया में एक वनडे क्रिकेट में, वो मेरी डायरी में उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, डेट वगैरह, स्टेडियम का नाम, सब कुछ। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका वनडे मैच चल रहा था। एक ऑस्ट्रेलिया का बॉलर था ब्रैड होग, जानते होंगे आप, तो काफ़ी सीनियर होगा। मैं वैसे क्रिकेट से इतना लगाव नहीं रखता, बस ये आपको एक स्टोरी देने जा रहा हूँ। ब्रैड होग ने पहले मैच में ही तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। जब मैच ख़त्म हुआ इतना खुश था, जिस बॉल से बोल्ड किया था वो बॉल लेकर तेंदुलकर के पास गया और कहा मुझे इस पे अपना ऑटोग्राफ दे दो। उसने उसके ऊपर लिखा नेवर अगेन मेट, मेरे दोस्त इसके बाद कभी नहीं।
आज तुमने मुझे बोल्ड कर दिया है, इसके बाद कभी नहीं। उसके बाद 37 मरतबा तेंदुलकर और ब्रैड हॉग का आमना सामना हुआ है, और ब्रैड हॉग उसे आउट तो क्या, बोल्ड तो क्या करना था, ना कैच हो सका, ना रन आउट हो सके, ना ही उससे कोई ज़्यादा टफ टाइम दे सके। एक तो उसकी उस बात का असर था जो उस पर नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली उसने उस पर हमला कर दिया था, नेवर अगेन मेट। लेकिन तेंदुलकर कहता है कि आप क्या समझते हो कि मैं ये कह के चुप बैठ गया था। कहता है उसके बाद मेरी ज़िंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने 500 बॉल्स फेस ना की हो। प्रैक्टिस, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। इसी तरह इंडिया का एक प्लेयर है हॉकी का, उसका आप उससे गूगल पे लिखें मैजिशियन ऑफ हॉकी, मैजिशियन ऑफ हॉकी। उसका नाम है ध्यानचंद। ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक खेले हैं ये। ध्यानचंद एक मरतबा ओलंपिक खेल रहे थे, हाफ टाइम गुजर गया, मुखालिफ टीम के 3 गोल्स थे, इनकी तरफ से कोई गोल नहीं था। ध्यानचंद ने कोई 10 पर स्ट्राइक किया, लेकिन गोल पोल में बॉल नहीं पहुंच सकी। जब सेकंड हाफ शुरू हुआ तो उसने मैच रुकवा दिया, थोड़ा 1-2 बार और ट्राई किया, फिर मैच रुकवा दिया। उसने कहा इस पोल की पैमाइश करें। जब पैमाइश की गई, पोल 2 फीट छोटा था। हैरान हो गए सारे, कमेटी हैरान होगी कि हमने नहीं चेक किया, हमें नहीं पता, तुम्हें कैसे पता चल गया, तुमने बंदा भेजा था पहले चेक करने के लिए। उसने कहा नहीं, मुझे अपनी प्रैक्टिस पे इतना यकीन है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं जब यहाँ रख के ये शॉट, ये स्ट्राइक मारता हूँ तो ये हो ही नहीं सकता बॉल बाहर चली जाए। अगर बॉल पोल से 2 फीट बाहर जा रही है तो इसका मतलब है पोल 2 फीट गलत लगा हुआ है, मेरी बॉल गलत नहीं है। बाद में उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे वहाँ चैलेंज कर दिया आपने। कहते भाई आपको क्या लगता है कि मैंने ऐसे ही चैलेंज कर दिया। कहता है मैं डेली कम अज़ कम 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे मैं ट्रेन की पटरी के ऊपर हॉकी से बॉल बैलेंस करता हूँ। हॉकी की जो बॉल होती है उसको, ट्रेन की पटरी कितनी होती है, इतनी सी चौड़ी होती है ना, उसके ऊपर हॉकी से बैलेंस करता हूँ, दोनों तरफ से स्ट्राइक करते हुए, उसको नीचे नहीं गिरने देता। ये है प्रैक्टिस। अगर आपके पास ये प्रैक्टिस आ जाती है, आपके पास मश्क आ जाती है, स्किल आ जाता है, महारत आ जाती है, आपको टीचिंग टेक्निक से पता चल जाता है आपने बच्चे को इंस्पायर कैसे करना है, आपने बच्चे को जो अपने माइंड में है, माफी ज़मीर आपका है, वो उसके माइंड में उसको कैसे इंकलकेट करना है, कैसे उसको ट्रांसफ़र करना है। अगर आपके पास ये आ जाती है, और ये चीज़ बगैर प्रैक्टिस के नहीं आती, ये चीज़ बगैर प्रैक्टिस के नहीं आती। अगर ये आपके पास आ जाती है तो यू कैन बी एन इफ़ेक्टिव टीचर। और ये जो इफ़ेक्टिवनेस है ना, इफ़ेक्टिवनेस, देखें, पैदा होना, मर जाना, ये कोई फिनोमेना नहीं है, ये हर मखलूक का फिनोमेना है। हर मखलूक पैदा होती है, मर जाती है, पैदा होती है, मर जाती है। मसला ये है कि भाई इफ़ेक्टिव कितने थे, दुनिया में कर के क्या आए हो। मौलाना रूम जब फोत होने लगे, जब मर्ज़ विसाल में थे, तो एक बंदा आया, कहता है क्या सितम है कि आप भी मर जाएंगे। उन्होंने कहा भाई तुम्हें परवाह होगी इसकी कि मैं मर जाऊंगा, तुम्हें गम होगा, दुख होगा, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं दुनिया की मसनद से उठकर दिलों की मसनद पे बैठने जा रहा हूं। दुनिया की मसनद से उठकर, दुनिया की सीट से उठकर दिलों की मसनद पे बैठने जा रहा हूं। कैसे? इफ़ेक्टिवनेस। उन्हें पता था कि मैं जो काम करके जा रहा हूं, मैं इतना इफ़ेक्ट मैंने मुआशरे पे डाल दिया है कि यही वजह है कि उनकी वो दिलों की मसनद वाली बात 800 साल बाद इकबाल आके कह रहा है कि इकबाल ना बनता अगर मौलाना रूमी ना होते। इतनी इफ़ेक्टिवनेस 800 साल के बाद, मरने के बाद 800 साल बाद इकबाल जैसा स्कॉलर आके कह रहा है, वो इकबाल जिसका कलाम दुनिया की हर ज़बान में ट्रांसलेट हो चुका है, जिसके एक एक शेर के एक एक लफ्ज़ पे PhD हो रही है, जिसके एक एक शेर से सैकड़ों फ़िलासफ़ीज़ निकाली जा रही हैं, वो कह रहा है अगर मौलाना रूम ना होते तो इकबाल ना बन पाता। तो ये इफ़ेक्टिवनेस। अब मौलाना रूम भी बाय प्रोफेशन टीचर थे, अगर आपने उनको पढ़ा हो। बाय प्रोफेशन मौलाना रूम खुद टीचर थे। जब उनके शेख शम्स तबरेज़ आए थे, मौलाना रूम आगे पढ़ा रहे थे, तो शेख शम्स तबरेज़ ने पूछा कि क्या पढ़ा रहे हो? ई चीस्त, ये क्या है? उन्होंने कहा था ई आ अस्त के तू ना दारद, ये वो चीज़ है कि तू नहीं जानता, यानी तू फ़कीर बंदा है, तुझे क्या पता इल्म क्या होता है।
शेख शम्स तबरेज़ ने वो किताबें सारी जो हाथ से उस वक्त लिखी जाती थी, कितनी मेहनत करके, महीनों की मेहनत करके एक किताब लिखी जाती थी, मौलाना रूम की वो सारी किताबें उठा के पास तालाब था पानी का, उसमें फेंक दें। मौलाना रूम बड़े हैरान हुए और बड़े परेशान और शोर करना शुरू हो गया। तो उन्होंने फिर वो किताबें निकाली और उनको ऐसे झाड़ा तो उनसे गर्द टपक रही थी, पानी के बजाय गर्द उड़ रही थी उनमें से। उन्होंने कहा ई चीज़। मौलाना रूम ने कहा ये क्या था? कहते ई आस्त के तू नदारत, ये वो है कि तुम नहीं जानते। यानी बता ये रहा हूँ कि उस वक्त भी मौलाना रूम क्लास पढ़ा रहे थे जब शेख शम्स तबरेज़ से मुलाकात हुई थी। और मौलाना रूम का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ़ इस्टीम लेवल ये था कि मौलाना रूम से अगर बादशाह सवाल करता तो उसे कहते थे भाई तख्त से नीचे उतर, मैं तख्त पे चढ़ूंगा फिर तुझे जवाब दूंगा, तू नीचे खड़ा होगा मैं ऊपर खड़ा होऊंगा। कोई घोड़े पे बैठ के सवाल करता उसे कहते थे पहले ऊंट मंगवा, मैं तुझसे ऊंचा बैठूंगा फिर जवाब दूंगा। ये सेल्फ़ इस्टीम लेवल था। और फिर इफ़ेक्टिवनेस इतनी थी। उसके बाद जब फिर अल्लाह का करम हुआ और शेख शम्स तबरेज़ के मुरीद हुए और फिर ज़ाहिरी उलूम के साथ साथ बातनी उलूम भी मिले, सिर्फ ना ज़ाहिरी पर्सनल डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि किरदार साजी भी की, बातनी तौर पर भी खुद को डेवलप किया, अपना किरदार भी बनाया, हुस्न अखलाक भी बनाया, लोगों से रिलेशंस भी बनाए, लोगों के मसाइल भी सुने, उनको हल भी किया। तो फिर इफ़ेक्टिवनेस की इंतहा ये थी कि फ़ौत होते हुए कह रहे हैं कि मैं दुनिया की मसनद से उठकर दिलों की मसनद पे बैठ रहा हूँ। तो ये आपको कैसे मिलेगी इफ़ेक्टिवनेस? मेहनत के साथ, मश्क के साथ, महारत के साथ, स्किल के साथ, प्रैक्टिस के साथ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे, अगर आप आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं था। यानी अगर आप डेली डेवलप नहीं कर रहे, डेली आगे नहीं बढ़ रहे, डेली आप गेन नहीं कर रहे नॉलेज में, पर्सनैलिटी में, अपने पेशेंस में, पैशन में, प्रोफेशन में, किसी भी चीज़ में अगर आप गेन नहीं कर रहे, आप वहीं के वहीं रुके हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो शख्स कभी एक इफ़ेक्टिव टीचर नहीं बन सकता। तरीका क्या है इसका? जब रात को बिस्तर पे जाएं उससे पहले अपनी डायरी खोलें, लिखें आज क्या सीखा है। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता चलूँ। जब आप रात को बिस्तर पे जाएं तो आप अपनी डायरी निकालें और उस पर लिखें कि आज क्या सीखा है मैंने। एक तो होता है डायरी लिखना, एक होता है कि आप आज सीखा क्या है। ये जो मैंने ध्यानचंद वाली स्टोरी आपको सुनाई है, ये मैंने 3 मई 2019 को पढ़ी थी और लिख ली थी। ये डेट लिखी हुई है, टुडेज़ लर्निंग ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है। इसके अगले सफ़े पे लिखा हुआ है कि आज की लर्निंग से जो मैंने नतीजा अखज़ किया है, उससे अगले दिन जो कुछ मैंने पढ़ा उससे जो नतीजा अखज़ किया है, वो कोटेशन लिखी हुई है कि जो उस्ताद बच्चों को पढ़ाने और समझाने के लिए जिस्मानी सज़ा का सहारा ले, वो नाकाम उस्ताद है और एहसास कमतरी का शिकार है। एग्री करते हैं? और जिस दिन मुझे तलबा को जिस्मानी सज़ा देने की ज़रूरत पेश आई, उस दिन मैं एज़ ए टीचर रिटायर हो जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में मैं जब पहली बार एकेडमी गया लाहौर में, मैट्रिक की क्लास मुझे दी गई पाकिस्तान स्टडीज़ की, मुताला पाकिस्तान की। जब पहला टेस्ट हुआ तो बच्चों के 30 में से किसी के 2 नंबर, किसी के 3 नंबर। आपको पता है मुताला पाकिस्तान को साइंस वाले कैसा लेते हैं? किसी के 5 नंबर, किसी के 7 नंबर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब रिज़ल्ट आया मैट्रिक का, तो कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो 45 आउट ऑफ 50 से कम हो। और उस दौरान एक बार सिर्फ मैंने एक सज़ा दी है बच्चे को। क्या सज़ा दी थी? रिज़ल्ट ठीक नहीं आया, उन्होंने क्लास में थोड़ी हुटिंग की, मैं चला गया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं ऑफिस में जाके बैठ गया। अगले दिन आया, सलाम किया, पढ़ाया, चला गया। अगले दिन आया, सलाम किया, पढ़ाया, चला गया। बच्चे मेरे पास आए, सर आप बातें नहीं करते, आप हमसे हाल नहीं पूछते, आप जाते हुए अल्लाह हाफिज़ नहीं कहते, आप हमसे नाराज़ हैं। मैंने कहा ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे मेरी क्लास ने, पूरी क्लास, लिटरली बता रहा हूँ, पूरी क्लास ऑफिस में खड़ी होकर रोई थी, सिर्फ इस बात पे कि मैं उनसे ये नहीं पूछा था आप कैसे हैं। सिर्फ इस बात पे कि मैंने 2-3 दिन उनसे ये नहीं पूछा आप कैसे हैं, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम बुक्स खोल लें बस। तो ये कैसे है? अब ये मैंने अपने अंदर ये कैसे पैदा किया है? जो पहली 3 चीज़ें आपको बताई हैं।
अपीयरेंस, गेटअप, बी यूनिक, यूनिकनेस पैदा करें। अगर आपके स्कूल में 12 टीचर्स हैं, 15 टीचर्स हैं, 20 टीचर्स हैं, तो आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटी है कि बच्चा आपको याद रखे? आपको क्यों याद रखे? कभी सोचा इस पर? हर टीचर की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे स्टूडेंट्स रिगार्ड करें, मेरी रिस्पेक्ट करें। तो भाई वो क्यों करें? उन्हें कोई वजह तो दो ना, कुछ अलग तो दो। वो जो 20 टीचर्स का एक ही स्टाइल चल रहा है, वो तो वो डेली देखते आ रहे हैं और 10, 15, 20 साल से देखते आ रहे हैं, वो क्यों रिगार्ड करेंगे? उन्हें कोई वजह दें। अलग हूँ, अपनी पर्सनैलिटी में, अपीयरेंस में अलग हूँ, अपने किरदार, अपने हुस्न अखलाक में अलग हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन में अलग हूँ। जब क्लास में जाएँ तो ये ना कहें आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे लगी है, ये ना कहें आज मेरे घर में ये मसला है, रो के ना दिखाएं, परेशान ना हों, मुंह बनाए हुए ऐसे, हाथ पॉकेट में डाले हुए ऐसे ऐसे ना क्लास में जाएं। क्लास में आप जाएं, पता चले टीचर क्लास में आया है, क्लास में जान पड़ जाए, बच्चों में एक, आप वो क्या कहते हैं कि शोले भड़क उठे उनके अंदर कि टीचर क्लास में आ गया है। फिर वो वक्त भी आएगा कि जब आप क्लास से निकलेंगे, बच्चा आपको गेट तक छोड़ने भी आएगा, पूरी क्लास भी पीछे आएगी। लेकिन कब आएगी? जब आप उन्हें यूनिक बन के दिखाएंगे, उन 20 टीचर्स में से अलग हो के दिखाएंगे। अगर आप भी रूटीन पे चल रहे हैं, डेली का जो आया पढ़ा दिया, 3 सफ़े 4 सफ़े पढ़ा दिए, 2 क्वेश्चन दे दिए, होमवर्क दे दिया, क्लास वर्क करवा दिया, तो फिर आप एक, वही है ना कि वो जैसे बात की थी शुरू में उन्होंने कि वो एक एक्टिंग वाली टीचिंग है। वो एक एक्टर है, 8 घंटे 7 घंटे का एक्टर है, उसके पैसे ले रहा है, उसमें और एक्टर में कोई फ़र्क नहीं है। एक्टर भी वो अपनी जो लाइंस देते हैं वो याद करके आता है, स्क्रिप्ट याद करके आता है, और वो भी डेली बुक खोल के वो याद करके आता है। वो बच्चों को दे क्या रहा है? क्या 3 लाइंस बच्चों को पढ़ा देना? वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि उस्ताद इल्म नहीं देता। हैरत की बात है।